सभी प्यारे विद्यार्थियों को मेरे YouTube चैनल लर्न केमिस्ट्री वाला पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम बिलियन वाली जो यूनिट है उसमें हम बात कर रहे थे विलेयता की, और पिछले वीडियो में हमने ठोसों की द्रवों में विलेयता की बात की थी। आज हम विलेयता के अंतर्गत बात करेंगे गैसों की द्रवों में विलेयता। तो देखिए, यदि हम निश्चित ताप पर एक निश्चित ताप रखें, एक निश्चित ताप, और इस एक निश्चित ताप पर विलायक का निश्चित आयतन, विलायक क्या रखे, एक निश्चित आयतन, तो इसमें घुलने वाली या विलेय गैस की मात्रा, इसे ही हम क्या बोलते हैं, गैसों की द्रवों में विलेयता। अब जब हम गैसों की द्रवों में विलेयता की बात कर रहे हैं तो गैसों की द्रवों में विलेयता को कौन कौन से कारक है जो प्रभावित करेंगे। तो देखिए, इसमें पहला जो प्रभावित करने वाला कारक आता है वो आता है आपके गैस की प्रकृति। जिस गैस को आप घोल रहे हो उस गैस की प्रकृति पर निर्भर करती है उस गैस की विलेयता। कैसे करती है? मान लीजिए आप कोई ऐसी गैस को द्रव विलायक में घोल रहे हो जो विलायक के साथ क्रिया कर रही है। अगर क्रिया करके वो एक नया कंपाउंड बना रही है, नया यौगिक बना रही है, तो उस गैस की विलेयता अधिक होगी। तो ऐसी गैसें द्रव में अधिक विलेय होती है जो उस विलायक के साथ क्या कर लेती है, क्रिया कर लेती है और एक नया यौगिक बना लेती है। ऐसी गैसों के अंतर्गत यदि हम बात करें तो सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड हो गई आपकी, CO2 हो गई आपकी, इसके अलावा NH3 अमोनिया हो गई आपकी। बहुत सारी ऐसी गैसें हैं जो द्रवों में आसानी से घुल जाती हैं क्योंकि वो द्रव विलायक के साथ वे गैसें क्रिया कर लेती है और क्रिया करके एक नया यौगिक बना लेती है। जैसे यदि हम अमोनिया गैस को जल में घोले तो चूंकि ये जल के साथ क्रिया करके क्या बना लेती है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो एक नया कंपाउंड बनाया अमोनिया ने जल के साथ, इसलिए अमोनिया जल में कैसी होती है, विलेय होती है। इसी तरीके से यदि मैं SO3 की बात करूं तो जब हम इसको जल में घोलेंगे तो ये आपकी क्रिया करके क्या बना लेगी, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल। अगर आप CO2 की बात करोगे तो CO2 जल से क्रिया करके क्या बना लेगा, H2CO3। तो ऐसी सभी गैसें द्रव में विलेय होती है जो उस द्रव विलायक के साथ क्या कर ले, क्रिया कर ले और क्रिया करके क्या बना दे, एक नया यौगिक बना दे। लेकिन वे गैसें कम घुलनशील होगी जो उस विलायक द्रव के साथ क्या नहीं करे, क्रिया नहीं करे। तो इनमें आती है जैसे आपकी N2 हुई, O2 गैस हुई, Cl2 हुई, H2 हुई। ये गैसें या तो अल्प विलेय होती है या अविलेय होती है। जैसे ऑक्सीजन जो होती है वो जल में कैसी होती है, अल्प विलेय होती है, कम घुलनशील होती है। तो क्यों नहीं घुलती है, क्योंकि ये उस विलायक के साथ क्रिया नहीं करती। वही गैसों की विलेयता ज़्यादा होगी जो गैसें द्रव विलायक के साथ क्रिया कर लेगी। तो ये था हमारा पहला कारक, गैस की प्रकृति के ऊपर गैसों की द्रवों में विलेयता निर्भर करती है। दूसरे कारक की यदि हम बात करें कि सेकंड कारक क्या होगा, तो दूसरा कारक यहाँ पर होगा उस विलायक की प्रकृति। दूसरा कारक क्या होगा, उस विलायक की प्रकृति। और इस विलायक की प्रकृति में जो हमने ठोसों की द्रवों में विलेयता पड़ी थी, सेम कारक यहाँ पर लागू होता है कि आपकी जो गैस है उस गैस को आप जिस विलायक में
विलायक कौन है? द्रव। तो उस जिस द्रव विलायक में घोल रहे हो, यदि दोनों की प्रकृति क्या है? समान है, दोनों ही ध्रुवीय नेचर के हैं या दोनों ही अध्रुवीय नेचर के हैं, तो उस गैस की विलेयता अधिक होगी। लेकिन यदि इनकी प्रकृति समान नहीं है तो वो अविलेय होगी। इसलिए यहाँ भी वही नियम लागू होता है, समान को घोलता है। देखिए यहाँ पर HCl की जब हम बात करते हैं तो HCl जल में विलय होती है। HCl क्या होती है? जल में विलय होती है। क्यों? HCl का और जल का दोनों का नेचर समान है। लेकिन यदि हम CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड की बात करें तो ये इस जल में कैसी होगी? अविलेय होगी, क्योंकि इसका नेचर अध्रुवीय है और इस जल का नेचर क्या है? ध्रुवीय है। तो ऐसी गैसें जो विलायक के अनुरूप हैं वे गैसें विलेय होती है, और ऐसी गैसें जो विलायक के अनुरूप नहीं है वो कैसी होती है? अविलेय होती है। तो पहला फैक्टर होता है गैस की प्रकृति और दूसरा होता है विलायक की प्रकृति। तीसरा हम यहाँ पर बात करते हैं किसकी? टेम्परेचर की, ताप की। गैसों की द्रवों में विलेयता पर तीसरा प्रभाव किसका देखने को मिलता है? ताप का। तो यहाँ पर देखिए सीधा सीधा सा, ताप जब हम बढ़ाते हैं तो गैस की विलेयता क्या हो जाती है? घट जाती है। यहाँ चूंकि हम किसको विलय कर रहे हैं? द्रव में गैस को। तो जब गैस को द्रव में घोला जा रहा है तो आपको पता है गैसों के कण स्वतंत्र होते हैं, गैसों के कणों के मध्य कोई आकर्षण बल कार्य नहीं करता, इसलिए गैसों की क्या हो जाती है? गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। गैसों के कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाने के कारण ताप बढ़ाते हैं तो विलेयता क्या हो जाती है? घट जाती है। लेकिन किसी भी विलयन को गर्म करने पर कंप्लीट गैस को उसमें से निकालना असंभव होता है। ये बात ध्यान रखना है कि अगर कोई गैस घुली हुई है, हम उसको गर्म कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसमें घुली हुई पूरी गैस बाहर हो जाएगी। हाँ, ताप बढ़ाने पर उसकी विलेयता क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। और चौथा जो कारक आता है ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट आता है, क्योंकि इसमें से एग्जाम के अंतर्गत अधिकांशतः प्रश्न पूछा जाता है, और वो गैसों की द्रवों में विलेयता पर हम बात करते हैं दाब के प्रभाव की, प्रेशर का प्रभाव। ठोस की द्रव में विलेयता पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ा था, क्योंकि ठोस असंपीड्य होते हैं। लेकिन यहाँ गैस की बात हो रही है, और आपको पता है कि गैस के कण स्वतंत्र होते हैं, लेकिन गैसों के कणों पर जब दाब डाला जाता है तो इन कणों को पास लाया जा सकता है। मतलब किसी भी गैस को आप यदि द्रव में घोल रहे हो तो वहाँ प्रेशर का इफेक्ट होगा। दाब बढ़ाओगे तो गैसों के कण पास आएंगे तो उसकी विलेयता बढ़ेगी। मतलब यहाँ पर दाब को समझाया था हेनरी ने। किसने समझाया था? हेनरी ने। और इसने कहा था कि एक निश्चित ताप पर हेनरी के अनुसार इसको अच्छे से समझना है, हेनरी नियम भी इसको बोलते हैं दाब के प्रभाव को। और हेनरी क्या कहता है कि एक निश्चित ताप पर विलायक की निश्चित मात्रा या निश्चित आयतन, विलायक के निश्चित आयतन में गैस की जो मात्रा है, घुली हुई गैस की मात्रा, और गैस की मात्रा को हम व्यक्त करेंगे m से। एक निश्चित ताप पर विलायक के निश्चित आयतन में घुली हुई गैस की मात्रा उस गैस पर डाले गए दाब P के कैसी होती है? समानुपाती होती है। कैसी होती हैं? समानुपाती होती है।
हेनरी क्या कहता है, एक निश्चित ताप पर वलय के निश्चित आयतन में घुली हुई गैस की जो मात्रा है m, वो दाब के कैसी होगी, समानुपाती। इसका मतलब आप क्या लिखोगे, P समानुपाती m। मतलब आप जितना दाब गैस के ऊपर डालोगे ना, उसकी गैस की मात्रा उतनी ज़्यादा उस द्रव में घुलेगी। तो P समानुपाती m, और यहाँ P समानुपाती नियतांक आता है KH.m। ये जो KH है ये आपका क्या कहलाता है, हेनरी नियतांक। क्या कहलाता है, हेनरी नियतांक। यही बात की जाती है इस गैस को मोल भिन्न के रूप में व्यक्त करने की। तो हेनरी के अनुसार ये भी हम लिख सकते हैं कि एक निश्चित ताप पर वलय के निश्चित आयतन में घुली हुई गैस के मोल भिन्न, घुली हुई गैस की क्या, मोल भिन्न। गैस की क्या ले रहे हैं हम, गैस की मोल भिन्न। मोल भिन्न के रूप में व्यक्त कर रहे हो तो मोल भिन्न का मतलब गैस की मोल भिन्न हो गई x, तो वो उसके गैस पर डाले गए दाब मतलब आंशिक दाब P के समानुपाती होती है। मतलब एक तो आप इसको इस फॉर्मूले के द्वारा व्यक्त कर सकते हो और एक आप इसको व्यक्त कर सकते हो मोल भिन्न के रूप में। तो जब भी आपसे मोल भिन्न के रूप में पूछे तो आंशिक दाब P समानुपाती होगा गैस की मोल भिन्न x के, समानुपाती हटाओगे तो P बराबर क्या आएगा, KH.x। यहाँ से हमको KH निकालना है, हेनरी नियतांक, तो ये हो जाएगा P/x। समीकरण 2 और ये हो गया आपका समीकरण 3। ध्यान देना यहाँ पर KH हेनरी नियतांक है, तो KH बराबर P/x यहाँ पर हमको प्राप्त होता है। इसके माध्यम से हम क्या निकाल सकते हैं, हेनरी नियतांक निकाल सकते हैं। तो ये था दाब का प्रभाव किस पर, गैसों की द्रवों में विलेयता पर दाब का प्रभाव पड़ता है। किसने समझाया था, हेनरी नियम ने समझाया। अब ये हेनरी जो नियम है ये कौन से, क्या क्या इसकी शर्तें हैं और क्या इसका अनुप्रयोग है। तो हेनरी कहता है कि इस नियम के अनुसार ताप की जो वैल्यू है वो हम यहाँ पर क्या करते हैं, निश्चित करते हैं। तो ताप बहुत कम नहीं होना चाहिए, ये हेनरी नियम की शर्तें हैं। ताप बहुत कम तो होना चाहिए, लेकिन कैसा नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा कम, तो हेनरी नियम लागू नहीं होगा। दूसरा कि यहाँ पर दाब की बात होती है, क्योंकि P समानुपाती गैस की मात्रा या गैस की मोल भिन्न के होता है, तो जो प्रेशर होता है इसका मतलब ये भी नहीं है कि दाब बहुत उच्च हो। दाब बहुत उच्च नहीं होना चाहिए, तभी कौन सा नियम लागू होता है, हेनरी नियम। और तीसरी कंडीशन है कि हेनरी जो नियम है वो कौन से विलयन पर लागू होता है, तो वो लागू होता है तनु विलयन के ऊपर। कौन से विलयन के ऊपर, तनु विलयन के ऊपर। और चौथी बात हम करते हैं कि गैस की जो अवस्था है वो गैस व द्रव दोनों में क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। तो ये था हेनरी नियम की शर्तें क्या है। तो ताप बहुत कम नहीं होना चाहिए, दाब बहुत उच्च नहीं होना चाहिए, और विलयन कैसा होना चाहिए, तनु होना चाहिए। और साथ के साथ हम बात कर लेते हैं हेनरी नियम के अनुप्रयोग की। तो जब हम इसके अनुप्रयोग की बात करते हैं तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट रहता है आपके लिए, हेनरी नियम का अनुप्रयोग। तो पहला अनुप्रयोग होता है शीतल पेय पदार्थ में। शीतल पेय पदार्थ अर्थात जो आपके सोडा वाटर होता है या कोल्ड ड्रिंक्स जो होती है उसके अंतर्गत जो CO2 गैस घुली होती है, इस CO2 की विलेयता को बढ़ाने के लिए
शीतल पेय पदार्थ या सोडा वाटर की बोतल को उच्च दाब पर बंद किया जाता है। इसलिए आपने देखा होगा, जैसे हम कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल को खोलते हैं तो उसमें से एक गैस के रूप में वो बाहर आती है। तो सोडा वाटर या शीतल पेय पदार्थ में CO2 गैस की विलेयता को बढ़ाने के लिए उस बोतल को उच्च प्रेशर पर, उच्च दाब पर क्या किया जाता है, बंद किया जाता है। दूसरा इसका अनुप्रयोग देखा जाता है गोताखोर के रूप में। गोताखोर, देखिए गोताखोर जब समुद्र की गहराई में जाता है तो एक ऑक्सीजन सिलेंडर ले जाता है। उस ऑक्सीजन सिलेंडर में O2 होती है और N2 होती है और साथ में क्या मिलाई जाती है, हीलियम मिलाई जाती है। तो बात आती है कि ये हीलियम क्यों मिलाई जाती है। क्योंकि गोताखोर जब समुद्र की गहराई में जाता है तो गहराई में जाने के साथ साथ दाब बढ़ता है। दाब बढ़ने से इस गैस की विलेयता ब्लड के अंतर्गत ज़्यादा होगी। रुधिर में जब ये ऑक्सीजन ज़्यादा घुलेगी और जैसे ही वो सतह पर आएगा तो सतह पर आने पर दाब क्या हो जाएगा, कम, जिससे भीतर का दाब ज़्यादा और बाह्य दाब कम होने के कारण ये गैस तेज़ी से उसके ब्लड से बाहर आती है। ऐसी स्थिति में उस ब्लड में क्या बन जाते हैं, इस नाइट्रोजन के बुलबुले बन जाते हैं, गैप रह जाता है, जिसके कारण तेज दर्द होने लगता है, असहनीय पीड़ा होने लगती है, रक्त का प्रवाह रुक जाता है और ऐसी स्थिति में उसकी मृत्यु भी हो सकती है। इसलिए इसकी विलेयता को कम करने के लिए गोताखोरों के सिलेंडर में कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है, तो हीलियम गैस का प्रयोग किया जाता है। और तीसरा हम अनुप्रयोग की हम बात करें तो तीसरा अनुप्रयोग हम बात करते हैं ऊंचाई पर। जैसा कि देखने को मिलता है कि अधिक ऊंचाइयों पर जो व्यक्ति रहते हैं उनमें सामान्य व्यक्तियों की तुलना में सोचने समझने की शक्ति क्या होती है, कम पाई जाती है। सोचने समझने की क्षमता क्या होती है, कम होती है, क्योंकि ऊंचाई पर जैसे जैसे जाते हैं दाब कम होता है और दाब कम होने के कारण उनके शरीर को ऑक्सीजन की सप्लाई कम होती है। मतलब रक्त में, शरीर में ऑक्सीजन कम मात्रा में पहुंचेगी, कम विलेय होगी। ऐसी स्थिति में सोचने समझने की शक्ति क्या हो जाएगी, उनकी क्षीण हो जाएगी और इस बीमारी को कहा जाता है एनोक्सिया। इस बीमारी को क्या कहा जाता है, एनोक्सिया कहा जाता है। तो एनोक्सिया कौन से व्यक्तियों में होता है, जो अधिक ऊंचाई पर रहते हैं। और एनोक्सिया एक बीमारी है जो अधिक ऊंचाई पर लोग रहते हैं, उनमें सोचने समझने की शक्ति कम पाई जाती है, क्योंकि उनके रुधिर में ऑक्सीजन की विलेयता क्या होती है, कम होती है, अधिक ऊंचाई पर दाब कम हो जाने के कारण। तो ये था हमारा आज का कंप्लीट टॉपिक, होता है विलेयता और विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक। दोनों में हमने विलेयता, ठोसों की द्रवों में विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक भी पढ़ लिए हैं और गैसों की द्रवों में विलेयता को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं ये भी हमने देख लिया। अब नेक्स्ट टॉपिक जो हम लेंगे वो लेंगे राउल्ट का नियम। तो अगले क्लास के अंतर्गत फिर मिलते हैं आपसे राउल्ट के नियम के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहो, मस्त रहो और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। थैंक यू।